जुलाई में जब भारी बारिश होती है, एक रात के बाद तापमान 30 डिग्री गिर गया और बाहर बर्फ गिरने लगी। हमारे इलाके का कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मैंने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे घर की ओर बढ़ रहा था। मैं दूसरी मंजिल के लिविंग रूम में बैठा था और दरवाजे के कैमरे को देख रहा था, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने दरवाजे पर एक जाल लगाया था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, मैंने बटन दबाया और वे सभी मेरे जाल में गिर गए। कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिजली के जाल को छूते ही गिर गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ दया महसूस की, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं ही मुसीबत में पड़ जाता। शायद बाहर बहुत ठंड थी। अंत में वे गुस्से में चले गए। मैंने कैमरे में देखा और राहत की सांस ली। एक हफ्ते बाद सरकार ने फिर से संसाधन भेजे, जिससे उन लोगों को खाने के लिए कुछ मिला और उन्होंने मुझे हमला करना छोड़ दिया। एक और हफ्ते बाद तापमान 35 डिग्री से 5 डिग्री तक आ गया। एकमात्र राहत यह थी कि बिजली नहीं गई थी, लेकिन स्थिति मेरी सोच से भी बदतर हो गई। तापमान लगातार गिर रहा था और 5 डिग्री की ठंड ने पूरे शहर को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। मैंने पहले से तैयारी की थी, लेकिन इस चरम स्थिति का सामना करते हुए मेरा मन अशांत था। हर दिन उठते ही मैं फ़ोन पर खबरें और फोरम देखता था, बाहर की स्थिति जानने की कोशिश करता था, लेकिन खबरें कम होती जा रही थीं और नेटवर्क भी अस्थिर हो गया था। सरकार की आपूर्ति एक हफ्ते से बंद थी। हमारे इलाके के लोग फिर से घबराहट में थे। मालिकों के समूह में संदेश शिकायतों से निराशा में बदल गए थे। कुछ लोग संगठित होने का सुझाव देने लगे। उन परिवारों में जबरन घुसने की योजना बना रहे थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन थे। मुझे एहसास हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। हालांकि मेरे पास पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा उपाय थे, लेकिन अगर पूरे इलाके के लोग एकजुट हो जाते तो मेरी ताकत सीमित होती। मुझे अगली संकट का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। तभी मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा कि यह पापा का संदेश था। क्या तुम ठीक हो? अब स्थिति बहुत खतरनाक है। वैश्विक तापमान गिरने का कारण एक अज्ञात वायरस है जो वायुमंडल में फैल रहा है, जिससे जलवायु प्रणाली ध्वस्त हो रही है। वैज्ञानिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में सुधार संभव नहीं है। तुम्हें खुद को सुरक्षित रखना होगा। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने तुरंत पापा को जवाब दिया, आप कहाँ हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? लेकिन संदेश भेजने के बाद कोई जवाब नहीं आया। मैं फोन की स्क्रीन को देखता रहा। मन में एक असहायता की भावना उठी। पापा का शोध कार्य हमेशा रहस्यमय रहा है। मैंने कभी नहीं जाना कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वे शायद खतरे में हैं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब घबराने का समय नहीं था। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। अगले कुछ दिनों में तापमान और गिर गया, लगभग 60 डिग्री तक। बिजली की आपूर्ति अस्थिर हो गई, कभी कभी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती थी। हालांकि मेरे पास सोलर पैनल और बैकअप पावर था, लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा एक समस्या थी। बिजली बचाने के लिए मैंने अधिकांश अनावश्यक उपकरण बंद कर दिए, केवल बुनियादी रोशनी और हीटिंग को चालू रखा। एक रात मैं घर के संसाधनों की जांच कर रहा था, तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया और दूरबीन लेकर बुलेट प्रूफ खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा कि कुछ लोग बर्फ में मुश्किल से चल रहे थे। उनके हाथों में उपकरण थे। वे मेरे घर की ओर बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले मेरे घर में घुसने की कोशिश की थी। वे इस बार अधिक उपकरण और सीढ़ी लेकर आए थे। मैंने तुरंत जाल का बटन दबाया, लेकिन इस बार वे पहले से तैयार थे और जाल से बच गए। जब वे दीवार पर चढ़ने वाले थे, मैंने दांत भींचकर बिजली के जाल को चालू करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं बटन दबाने वाला था, अचानक एक जोरदार आवाज आई। वे लोग रुक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। मैंने उनकी नजरों का पीछा किया और देखा कि एक बड़ी बर्फ गाड़ी धीरे धीरे इलाके में आ रही थी। गाड़ी की छत पर लाल बत्ती चमक रही थी। ये सरकार की बचाव टीम थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर से चिंतित हो गया। बचाव टीम का आना मतलब था कि बाहर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे शायद आखिरी संसाधन वितरित करने या बचाव के लिए आए थे। वास्तव में बर्फ गाड़ी इलाके के बीच में रुकी। कुछ पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक गाड़ी से उतरे और लाउडस्पीकर से घोषणा करने लगे, सभी निवासी ध्यान दें, सरकार ने आपातकालीन निकासी योजना शुरू की है। कृपया आवश्यक संसाधन लेकर हमारे साथ शरण स्थल की ओर चलें। दोहराते हैं, कृपया तुरंत निकासी करें। मैं स्तब्ध रह गया। निकासी? अब बाहर का तापमान इतना कम हो गया था कि जीवित रहना मुश्किल था। इस सुरक्षित घर को छोड़कर अज्ञात शरण स्थल की ओर जाना क्या समझदारी है? लेकिन जो लोग मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वे बिना हिचकिचाए बर्फ गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। स्पष्ट था कि वे अब यहाँ की ठंड और भूख सहन नहीं कर सकते थे। मैंने उन्हें गाड़ी में चढ़ते देखा और मन में संघर्ष होने लगा। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा कि यह पापा का संदेश था। बेटा, अगर तुम्हें निकासी की सूचना मिले तो कृपया निर्देशों का पालन करो। शरण स्थल में बेहतर सुरक्षा उपाय और संसाधन हैं, जो तुम्हारे घर से अधिक सुरक्षित हैं। मुझ पर विश्वास करो। मैंने स्क्रीन को देखा और मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। पापा की बातों ने मुझे थोड़ा आश्वस्त किया,
लेकिन इस घर को छोड़ना, जिसे मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, मुझे असहज कर रहा था। अंत में मैंने पापा की सलाह मानने का फैसला किया। मैंने जल्दी से कुछ आवश्यक संसाधन पैक किए, सबसे मोटी जैकेट पहनी, बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर की ठंड ने मुझे तुरंत घेर लिया, जैसे सांस भी जम गई हो। मैं मुश्किल से बर्फ गाड़ी की ओर बढ़ा। सैनिकों ने मुझे देखा और तुरंत गाड़ी में चढ़ने में मदद की। गाड़ी के अंदर बाहर से गर्म था, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहा था। बर्फ गाड़ी धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल गई। मैंने खिड़की से अपने पुराने घर को देखा, जो धीरे धीरे बर्फ में गायब हो रहा था। मन में जटिल भावनाएं उठीं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जीवित रहना होगा।